ख़वातीन हज़रात, आज के इस प्रोग्राम में अपने मेहमान को इंट्रोड्यूस कराने से पहले एक बहुत ही छोटी सी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और उससे रिलेटेड एक बहुत खूबसूरत सीख वो भी आपसे शेयर करूँगा। कहानी कुछ इस तरह से है कि 1960 में यूपी के मोदी नगर की एक मिडिल क्लास फैमिली में एक बच्चे की पैदाइश होती है। उसकी तालीम और तरबियत अलीगढ़ में होती है। और उनके वालिद एएमयू में पढ़ाते थे उस बच्चे के। और उसके बाद उन्होंने आवर लेडी ऑफ फातिमा से स्कूलिंग करी और एएमयू से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी। और उसके बाद फिर ये एनटीपीसी में इन्होंने अपनी मुलाजमत शुरू करी और अगले 31 साल तक मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में मुलाजमत करते रहे। 1997-98 में इन साहब की ज़िंदगी में एक इनकलाबी बदलाव आता है जब ये कलकत्ता में मदर टेरेसा के मिशनरी ऑफ चैरिटी में जाते हैं और वहाँ से वो एक अज़्म लेकर लौटते हैं, टू गिव बैक टू द सोसाइटी व्हाट गॉड हैज़ गिवन हिम। और तब से अब तक वो उस अज़्म को निभा रहे हैं। ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ यतीम एंड मजलूम गर्ल्स in a care center by the name उदय एंड केयर। और मेरी ज़ाती समझ में यह है कि गॉड हैज़ चोजन हिम फॉर दिस नोबल वर्क, इसलिए कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में इस मकाम पर पहुंच पाते हैं कि ये फैसला कर पाएं कि ज़िंदगी को कैसे गुजारना है। इवन दो लेट, बट ही डिड टेक दिस डिसीशन। और उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। ही इज नन अदर देन आवर गेस्ट टुडे, मिस्टर दीपक शर्मा। दीपक साहब, आदाब एंड ऑनर टू हैव यू इन माय प्रोग्राम। आदाब मुली भाई। शुक्रिया मुझे यहाँ निमंत्रण देने के लिए और बुलाने के लिए। थैंक यू। दीपक भाई, जैसा कि मुझे पता है कि आपका बचपन अलीगढ़ में गुजरा और आपके फादर एएमयू में फिजिक्स के उस्ताद थे और स्कूलिंग आपकी आवर लेडी फातिमा से हुई। तो बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपने बचपन के उन दिनों के बारे में और अपनी स्कूलिंग और अपने यूनिवर्सिटी डेज के बारे में मुख्तसर तौर पर हम लोगों के साथ शेयर करें तो। जी जरूर। तो जैसा आपने बताया शुरू में कि मेरी पैदाइश मोदी नगर में हुई 1960 में। और 1961 में मेरे फादर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फिजिक्स डिपार्टमेंट में लेक्चरशिप की पोजीशन ऑफर हुई। जी। तो 61 में वो मोदी नगर से अलीगढ़ मूव हो गए और उस वक्त हम 1 साल के थे। तो वर्चुअली कह सकते हैं कि ठीक है पैदाइश हुई, लेकिन बॉर्न ब्रॉटअप मैं अलीगढ़ ही मानता हूँ। 1 साल की उम्र से हम रहे शहर के एक मोहल्ला होता था, तो मोहल्ला ही बोलते हैं, विष्णुपुरी। वहां हम लोग रहते थे किराए के मकान में, 3 कमरे का मकान था। और वहीं से जिंदगी शुरू हुई। फादर हमारे वहीं से डेली यूनिवर्सिटी जाते थे। दिन में 2 बार जाते थे, करीब 7-8 किलोमीटर पड़ता है एक तरफ से। तो जी। साइकिल ही उस वक्त साधन होता था, तो साइकिल से जाना आना उनका दिन में 2 बार। और धीरे धीरे हम बड़े हुए और फिर 4 साल के हुए तो अलीगढ़ इसमें ऑल लेडी ऑफ फातिमा स्कूल में हमें दाखिला दिलाया गया। मेरी एक छोटी बहन भी थी, तो हम दोनों को ही दाखिला मिला। और हम लोग वहां से पढ़ाई करते करीब 1977 में हायर सेकेंडरी पास आउट किया, जो कि 9, 10, 11 एक साथ होता था। जी। और इस बात का फख्र है बताते हुए कि मैं अपने स्कूल में अपने बैच का टॉपर था। तो आई वाह। स्टूड फर्स्ट इन बैच ऑफ 35 स्टूडेंट्स। और उसके बाद हमने इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया 1977 में। उस वक्त 5 साल की इंजीनियरिंग होती थी, जी। तो इंजीनियरिंग के बाद होता था। तो बस एक एंट्रेंस एग्जाम दिया और दोपहर में एक दिन बैठे हुए खाना खा रहे थे, तो अचानक किसी ने बताया आके कि भाई वो रिजल्ट आ गया है और दीपक तुमने उस एंट्रेंस एग्जाम में भी फर्स्ट रैंक आई है आपकी। क्या तो बात। बस समझ रहे कि खुशी का मतलब ठिकाना नहीं था। और बस जिंदगी फिर इंजीनियरिंग कॉलेज की शुरू हुई। हमने भी बस पिताजी ने हमें बीच में स्कूल के टाइम में भी साइकिल दिला दी थी, तो साइकिल से हम भी स्कूल जाते आते थे। जी। कॉलेज की जिंदगी भी साइकिल पर शुरू हुई। अनलाइक दीज डेज, ये आपको पता ही है। जी। जी। तो उसके बाद कुछ समय के बाद फादर को कैंपस में, यूनिवर्सिटी कैंपस में
अकोमोडेशन मिल गई तो हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। तो 5 साल की जिंदगी चली और 1982 में हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पास आउट किया। और अगेन फखरी की बात यह है कि हम अपने बैच के गोल्ड मेडलिस्ट थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। जबरदस्त। तो मतलब ऊपर वाले की मेहरबानी और फिर साथ में हमारी अपनी शायद मेहनत और गाइडेंस पेरेंट फादर की स्पेशली, तो वो फिजिक्स के प्रोफेसर थे, तो एक टीचर के बेटे होने के नाते एक हमें बराबर गाइडेंस मिलती रही। तो इस तरीके से फिर आगे तो फिर जिंदगी कॉर्पोरेट वर्ल्ड की शुरू हो गई 1982 से। अच्छा, तो वो तो खैर मुलाजमत के साल 31 साल आपने बताया कि 31 साल तक आप मुलाजमत करते रहे अलग अलग जगहों के ऊपर, तो बड़ा एलैबोरेटिव एक्सपीरियंस आपका वो रहा होगा। तो हम बात शुरू करते हैं 2009 से, जब से आपने फुल टाइम उदयन केयर एनजीओ से आप एसोसिएट हुए। और विद दिस ऑर्गेनाइजेशन यू टेक केयर ऑफ ट्रॉमेटाइज्ड गर्ल्स who are runaway girls, orphans, abused and abandoned girls। तो इस एसोसिएशन से आप कैसे जुड़े? मुझे भाई 2009 में मैं उस वक्त टाटा डोकोमो में काम कर रहा था एक सीनियर पोजीशन पे। जी। और टाइम्स ऑफ इंडिया का एक एडवर्टाइजमेंट आया उस वक्त के कुछ एनजीओ हैं जो दे आर लुकिंग फॉर वॉलंटियर्स। ओके। ठीक है। तो मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर हैं, वो केजीएमसी लखनऊ के पास आउट है, एमबीबीएस एमडी। अच्छा। और उस वक्त 2009 में माय सन वाज स्टडीइंग एट आईआईटी दिल्ली सेकंड ईयर। ओके। तो हमारे पास टाइम था तो हमने उसमें रजिस्टर कर दिया कि देखते हैं, क्योंकि वी वांटेड टू गिव बैक। तो सोच तो हमारी 36 साल में ही आ गई थी जब मदर जी। टेरेसा के वहां पे विजिट किया था। तो हमने कहा लेट्स सी व्हाट इट इज ऑल अबाउट। तो हमने उसमें रजिस्टर किया। तो उसमें पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं। तो हमने कहा हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जो भी कोई एनजीओ हमें ऐसी एनजीओ बताइए जो पढ़ाने में फोकस हो। तो उन्होंने हमें मतलब टू कट द स्टोरी शॉर्ट हमें उदयन केयर के साथ कनेक्ट कर दिया 2009 में। जी। और हम नोएडा में रहते थे उस वक्त। तो उदयन केयर ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे ये होम्स रन करती है उन बच्चों के लिए जैसे आपने बताया जिनके माता पिता नहीं है। तो हम वहां पे जाना शुरू कर दिए 2009 से। और वो जर्नी हमारी एज ए पार्ट टाइम वॉलंटियर शुरू हुई, जहां हम शाम को ऑफिस के बाद चले जाते थे या सैटरडे संडे चले जाते थे और बच्चों को वहां पढ़ाना। मुझे स्पोर्ट्स खेलने का बहुत शौक है, तो बच्चों के साथ पार्क में ले जाके क्रिकेट फुटबॉल खेलना और वो सारा कुछ मतलब चलता हम्म। रहा 2013 तक। ये 3 साढ़े 3 4 साल की जर्नी जो है एज ए पार्ट टाइम वॉलंटियर रही। और उसके बाद उस पीरियड में हमने ये भी असेस कर लिया कि ये बहुत साफ सुथरी एनजीओ है। तो आजकल भी ऑल लो के एनजीओ का नाम भी बहुत बदनाम होता है। और जी। तो बट दिस इज वेरी वेरी नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइजेशन। वो सारा असेसमेंट हो गया। और जैसी ड्रीम थी तो 2013 में सितंबर 2013 में अपने लास्ट जॉब से अलविदा कहा और फुल टाइम इसमें मतलब एज ए वॉलंटियर शरीक हो गए। और मतलब आज अब 10वां साल शुरू हो गया है। बहुत ही मतलब फुलफिलिंग और एनरिचिंग जर्नी है। और इतनी सारी मतलब बच्चियां सक्सेस स्टोरीज हैं। तो डेफिनेटली आप मेरी शायद अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे अंदर कितनी खुशी है। और मैं मतलब इस बिल्कुल। चीज को बहुत ही मैं ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स मानता हूँ कि ऐसा मौका दिया। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैंने बहुत सारे आपके बारे में और आपके एनजीओ के बारे में पढ़ा इस इंटरव्यू से पहले तैयारी के लिए। और आपके इंटरव्यूज मैंने देखे हैं, तो ये बहुत ही उस चीज को देखकर बहुत एक इत्मीनान भी हुआ कि हाउ ग्रेटिफाइंग फीलिंग यू हैव। आप इस काम को करते हुए कितना ग्रैटिट्यूड आपके अंदर है। तो सर, मैं ये आपसे ये पूछ रहा था कि ये जो बच्चियां हैं जिनकी आप टेक केयर करते हैं, तो ये इतने मुख्तलिफ बैकग्राउंड से हैं एंड दे कैरी अ हैवी बैगेज ऑफ द ट्रॉमा दे हैव एक्सपीरियंस्ड। और सबके अपने अपने दुख हैं जिसकी वजह से वो एक फॉस्टर केयर उसमें आती हैं। तो एब्सोल्युटली राइट। आप आप उस उन सब अलग अलग बैकग्राउंड की बच्चियों को आप कैसे हैंडल करते हैं? तो देखिए जैसे एक पुरानी कहावत है लर्निंग नेवर स्टॉप्स। तो मैं 63 साल में भी सीख रहा हूँ। और जब मैंने ये शुरुआत की जर्नी की उदयन केयर के साथ, तो ऑब्वियसली हमारे सीनियर मेंटर्स थे जो बहुत सालों से पहले से थे, उनसे हम लोग सीखते थे। हमारी मैनेजिंग जो फाउंडर ट्रस्टी हैं डॉक्टर किरण मोदी,
मतलब वो तो एनसाइक्लोपीडिया है, मतलब ज्ञान की इस क्षेत्र में। तो उन्होंने 1994 में शुरू किया, तो उनसे रेगुलर इंटरेक्शन करते थे। और जहां तक बात है इन ट्रॉमेटाइज बच्चियों का, तो यस, डिफरेंट बैकग्राउंड आती हैं। किसी ने अपने फादर को, अपनी मदर का मर्डर करते हुए देखा है, या किसी ने अब्यूज फेस किया है अपनी फैमिली में, या किसी ने अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स लूज किए हैं। तो ट्रॉमेटाइज सारे बच्चे हैं। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक जो बहुत बड़ा एक फोकस एरिया है, हम लोग मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं, मेंटल हेल्थ पे बहुत काम करते हैं। तो एज ए पेरेंट, एज ए फॉस्टर पेरेंट, तो हम जो कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपना बच्चा भी रेज किया और हमें ऑब्वियसली एक्सपीरियंस लाइफ का है, तो जो भी लाइफ एक्सपीरियंस है वो तो हम उससे तो बच्चे की पालन पोषण और उसमें हम कोशिश करते ही हैं, तो उसको ज्यादा सुना जाए, समझा जाए क्या उसको वो चाहता है। उसके अलावा हम लोग प्रोफेशनल्स एंगेज रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जिस होम में आज 30 बच्चियों को हम देख रेख कर रहे हैं, मैं और मेरी वाइफ, एक काउंसलर फुल टाइम, एक प्रोफेशनल काउंसलर एज एन एम्प्लॉय वहां पे एम्प्लॉयड है, और वो बराबर काउंसलिंग करता है बच्चियों की। इंडिविजुअल सेशंस होते हैं, ग्रुप सेशंस होते हैं। उसके अलावा कुछ आसपास के एक दो हॉस्पिटल्स हैं स्पेशली फॉर सच पर्पस, वो लोग भी हम लोग की बहुत मदद करते हैं, प्रो बोनो मदद करते हैं, तो वहां भी हम बच्चों को ले जाते हैं। तो मतलब मेंटल हेल्थ तो इज वन एरिया वेयर फोकस एम्फेसिस इज देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो एक डेफिनेटली एक हम लोग का एक अच्छा एरिया है जहाँ पे हम लोग बराबर बच्चों के साथ काम करते हैं। कहीं कहीं मेडिकेशन की जरूरत होती है तो उनको फिर मेडिसिन भी ऑब्वियसली दी जाती है, बट यस। हाँ, बल्कि मैंने तो ये भी देखा कि आप इतने कमिटेड हैं अपने इस एसोसिएशन से कि इन बच्चियों की जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, जो बच्चियां स्कूल में पढ़ती हैं, तो उसमें भी एज फॉस्टर फादर, एज मेंटर फादर आप उन मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। आपकी वाइफ एंड योर मदर आर इक्वली एसोसिएटेड एंड कमिटेड फॉर दिस नोबल वर्क। तो आप अपने लिए वक्त कब निकालते हैं? आप सुबह से और शाम तक इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो आपका अपने जिंदगी के लिए, अपने फैमिली के लिए वक्त कहाँ से निकलता है? देखिए, जो आपने बात की, हम लोग का जो होम्स हम लोग रन करते हैं बच्चियों का, और कुछ बॉयज होम्स भी हैं, वो अलग होते हैं। तो कॉन्सेप्ट है मेंटर पेरेंट्स, जैसे आपने जिक्र किया है कई बार। तो अगर कोई बच्चा मुझे फादर बोल रहा है या पापा बोल रहा है या इवन अंकल भी बोल रहा है, तो वो मुझे एज ए गार्जियन या एज ए पेरेंट देख रहा है, क्योंकि ही डजंट नो वेयर हिज बायोलॉजिकल पेरेंट्स आर। तो खाली हम इस पर्पस के लिए नहीं कि वो हमें अंकल पापा बोल रहा है तो बस हम खुश हो गए। मतलब यह है कि अगर उसने हमें ये दर्जा दिया है और उसने हमें एक्सेप्ट किया है। हम एक चीज होता है, मैं हर बार बच्चों को बराबर रेगुलर बोलता रहता हूँ कि भैया, मैं किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई फेवर नहीं कर रहा हूँ। इट इज द अदर वे राउंड, कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया अपनी लाइफ में। तो इट इज बेसिकली आई एक्सटेंड माई ग्रेटिट्यूड टू देम फॉर एक्सेप्टिंग मी। तो अगर उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया है, तो मैं फिर ऑब्वियसली, बच्चे की पीटीएम है या स्कूल से कुछ और इश्यूज है या कॉलेज में भी कुछ बच्चियां पढ़ रही हैं तो कॉलेज में एडमिशन कराने जाना है, ऑब्वियसली एज ए गार्जियन, एज ए पेरेंट, इट इज माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच आई हैव टू फुलफिल। अदरवाइज मेरा ये रोल में होने का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं खाली नाम सेक के लिए और नेम सेक के लिए खाली वहां जा रहा हूँ और कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो ठीक है। जहां तक बात की आपने वाइफ और मदर की, तो सर ये तो बिल्कुल तय है कि अगर मेरी वाइफ और मदर और अगर इस काम में मेरे साथ नहीं जुड़ती तो मैं ये काम नहीं कर सकता था। ये मतलब एक फैमिली डिसीजन था, और हमने मिलके ये डिसाइड किया कि भाई जो मैं करना चाहता हूँ, गिव बैक करना चाहता हूँ, हम लोग करना चाहते हैं, सब मिलके ही कर रहे हैं। मेरी वाइफ भी बच्चों की सारी मेडिकल, बिकॉज शी इज अ डॉक्टर, तो सारी हेल्थ रिलेटेड मैटर्स सब वही हैंडल करती हैं। तो ये बड़ा क्लियर था कि भाई ये जो करना है करते हैं। और जहां आपने बोला कि अपने लिए वक्त निकालते हैं, कहाँ से निकालते हैं सर? अपने लिए वक्त क्या चाहिए सर? अब जो होना था 52-53 साल तक अपने लिए वक्त निकाल लिया। बहुत सारे शौक थे। शौक क्या था? स्पोर्ट्स खेलने का। तो वो शौक पूरे किए अपने कॉर्पोरेट लाइफ में। मतलब अब तो समय सर इसी काम के लिए है, जितना भी समय बचा है। ये बहुत खूबसूरत जज्बा। अभी अगले महीने हम लोग, मैं बताता हूँ, जनवरी में मैं, वाइफ और दो बच्चियां जो यहाँ रहती थी आज जॉब कर रही हैं, बच्चों के साथ हम लोग उदयपुर घूमने जा रहे हैं 4-5 दिन के लिए। तो वक्त निकालने से सब निकल आता है सर, बस। लेकिन ये फोकस इज ऑल अराउंड उदयन केयर एंड इट्स डिफरेंट प्रोग्राम्स, दैट्स इट। दिस इज अ ब्यूटीफुल एंड अ वेरी वेरी नोबल कमिटमेंट। अच्छा सर, कभी ऐसा हुआ कि जैसे जो बच्चियां हैं उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स कभी आ गए
और उन्होंने जो है वो फिर क्लेम कर दिया कि साहब भाई हमारे बच्चों को जो है वो वापस करो, ऐसा भी हो सकता है? तो ये आपने सवाल बिल्कुल पूछा, मैं इसका क्विक जवाब दूंगा कि ये बच्चे वैसे आते कैसे, ये भी मैं ब्रीफली बताऊं। ये सारे बच्चे हमारे पास गवर्नमेंट के लीगल ऑर्डर से आते हैं। अच्छा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा हमारे पास आ गया। तो एक हम लोग एक एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, उसके अंदर एक जुडिशियल बॉडी है विच इज कॉल्ड चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। जी उसके ऑर्डर से बच्चे हमारे पास आते हैं। और जैसे आपने बताया, हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो 5-5, 6-6 साल के बाद पता पड़ा पेरेंट्स ट्रेस हो जाते हैं। जी उसी चैनल के थ्रू हम बच्चे को कोर्ट में ले जाते हैं, पेरेंट्स कोर्ट में जाते हैं, और जी। वो जुडिशियल बॉडी जो है सीडब्ल्यूसी ऑर्डर करती है और बच्चा वापस रिस्टोर हो जाता है पेरेंट्स को। तो अच्छा ये सिलसिला बराबर चलता रहता है। तो हमारे अच्छा। पास बच्चे 6 महीने बाद भी, कई कई महीने भाग के बच्चे आ गए हमारे पास, आ गए, पेरेंट्स मिल गए, तो बच्चे रिस्टोर हो जाते हैं। बट ये सारा थ्रू द लीगल प्रोसेस है। ओके। So CWC is, you can say, our governing body, legal body, जिसके थ्रू सारी ये प्रोसेस होती है, इनकमिंग ऑफ द चाइल्ड आल्सो एंड गोइंग बैक टू द पेरेंट्स आल्सो। ग्रेट ग्रेट, अंडरस्टूड। अच्छा सर, अब आप आपकी किताब के बारे में बात करते हैं। आपने जो किताब लिखी है विंग्स टू फ्लाई, और उसमें आपने अपनी सक्सेस स्टोरीज लिखी हैं। तो इसमें एक बच्ची की, नीलम शायद उसका नाम था, इफ आई करेक्टली रिमेम्बर, उसकी कहानी आपने बहुत पैशनेटली उसको डिस्क्राइब किया है। तो इन कहानियों में से सबसे ज्यादा आपके दिल के करीब कौन सी कहानी है? अब बच्चियां, मैंने कुछ देखा कि कुछ तो इवन इंग्लैंड में और शायद यूएस वगैरह में भी जो आपके यहाँ से निकल के, आई मीन, दे हैव ट्रेमेंडस सक्सेस स्टोरीज। तो उसमें से कौन सी आपको सबसे पसंद है? तो ये मैंने जो किताब अभी 29 जुलाई 2022 को लॉन्च की, उसका मैंने टाइटल रखा है विंग्स टू फ्लाई। जी फ्लाई, जिसके जो अभी आपने नाम लिया। जी। तो विंग्स टू फ्लाई बेसिकली मेरी जर्नी है, ऑलमोस्ट 13 ईयर्स, 4 साल जैसे इनिशियल पार्ट टाइम और 9-10 ईयर्स फुल टाइम लर्निंग एक्सपीरियंसेस, सक्सेस स्टोरीज। और इसमें मैंने, आई डोंट नो, पता नहीं आपने अभी, आपके हाथ लगी है नहीं लगी है नहीं किताब। नहीं नहीं, मैं जी तो जी, मंगा सकते हैं, अवेलेबल है अभी बिल्कुल। अमेजोन पे। जी तो उसमें मैंने एक स्पेशली चैप्टर एक अलग से मैंने बनाया है, विच इज टाइटल ग्रेटेस्ट सक्सेस स्टोरीज, राइट। तो उसमें दो बच्चों की सक्सेस स्टोरी है। उसमें एक बॉय है, एक गर्ल है। तुषार करके एक बच्चा है जिसकी के सक्सेस स्टोरी मैंने उसमें लिखी है उस चैप्टर में। और एक बच्ची शीतल है। तो इन अच्छा दोनों बच्चियों की सक्सेस स्टोरीज उस चैप्टर में डिफाइंड है, और किस तरीके से ये हमारी जिंदगी में आए और किस तरीके से इनके साथ जिंदगी चली, तो वो एक मैंने उस चैप्टर में डिस्क्राइब किया है। वैसे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, लेकिन हाँ, जब आपने पूछा कि कौन सी क्लोजेस्ट या नियरेस्ट टू हार्ट है, डेफिनेटली शीतल और तुषार की स्टोरी आई वुड प्लेस एट द टॉप जरूर, ऑफ द। आपकी किताब मंगवाकर जो है वो पढ़ी जाएगी बिल्कुल, इसलिए कि बड़ी या आप मुझे मुझे इंस्पायरिंग। अपना एड्रेस भेजिएगा, ऑनेस्टली बता रहे हैं, आप अपना एड्रेस भेजिएगा, मैं आपको यहाँ से भेजूंगा किताब, आई विल साइंड आई कॉपी। विल आई विल डेफिनेटली डेफिनेटली। आई आई इट विल विल बी एन पोस्ट इट ऑनर। टुमारो ओनली। आप मुझे आज एड्रेस व्हाट्सएप करिए एंड टुमारो जरूर आई विल पोस्ट। जरूर जरूर, इट विल बी अ प्राइज्ड पोजेशन, आपकी ऑटोग्राफ करी हुई किताब जो है। अच्छा सर, मैं, आपने खुद ही कहा कि आप फिटनेस अच्छा, फ्रीक हैं। किताब के बारे में कुछ एक दो चीजें और बोलने का अगर आप मुझे, प्लीज प्लीज। है ना, तो किताब को मैंने, ये सब ऐसा जो भी मैंने अभी तक बोला है या आगे बोलूंगा, वो सारा मेरा अपना पर्सनल व्यू है। तो राइट और रॉन्ग तो कुछ होता नहीं लाइफ में, मतलब मुझे राइट लगता है, किसी और को हो सकता है वो ठीक ना लगे। मैंने किताब को 3 हिस्सों में बांटा है। फेज 1 विच इज लर्निंग फेज, जब हम स्कूल कॉलेज में होते हैं। फेज 2 अर्निंग फेज, जब हम जॉब, नौकरी, बिजनेस जो भी है। और बिल्कुल। तीसरा फेज होता है लाइफ का रिटर्निंग फेज, राइट, राइट। जबकि हमें रिटर्न करना है। तो मैं जी इस वक्त जिंदगी के रिटर्निंग फेज में हूँ। और हर इंसान के पास, आज सुबह भी ऐसी किसी से कॉल हो रही थी, तो हर इंसान के पास 4 चीजें होती हैं। हर एक के पास, मैं आपको बताता हूँ, हर एक के पास 24 घंटे हैं, है ना। आपके पास भी, मेरे पास भी। आपके पास भी नॉलेज है, मेरे पास भी नॉलेज है। आपकी हो सकता है लीगल लैंग्वेज नॉलेज हो, मेरी टेक्निकल हो, वट, नॉलेज सबके पास है इन सम फॉर्म और दी अदर। तीसरा, जिसको हम बोलते हैं लव या प्यार, हम सब लोग किसी न किसी फॉर्म में प्यार करते हैं किसी से भी। और चौथा मैं बोलता हूँ वेल्थ। आपके पास 100 रुपए हो सकते हैं, मेरे पास 100 करोड़ हो सकते हैं, लेकिन वेल्थ सबके पास होती है।
तो मेरा ये मानना है, विच आई एम प्रैक्टिसिंग ऑल्सो फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स विद ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, जी दैट आई एम ट्राइंग टू गिव और कंट्रीब्यूट एज मच एज दीज फोर थिंग्स विच आर विद मी। मैं ज्यादा से ज्यादा समय बच्चों के साथ स्पेंड करता हूँ, क्योंकि जितना ज्यादा समय स्पेंड करेंगे उतना ही शायद हम एक उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी ला सकेंगे। और आपने जैसे अभी जिक्र किया था कि जो बच्चे यूके में, हाँ 3 बच्चियां यूके में पढ़ रही हैं, मास्टर्स कर रही हैं, मैं हर बच्चे को बोलता हूँ कि भाई 98% आप सबकी अपनी मेहनत है। हमारा क्रेडिट अगर है तो खाली 2% जो कि हमने कुछ आपको गाइड कर दिया, कुछ समझा दिया, कहीं कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर इम्प्रूव कर दिया या कुछ कर दिया। बट यस, 98% क्रेडिट आई गिव टू द चाइल्ड हु हैज रियली वर्कड हार्ड, रीच दैट लेवल। हर बच्चा वहां नहीं पहुंचा है, लेकिन जो भी बच्चा पहुंचा है, और जो भी बच्चा जहां पहुंचा है, क्योंकि हर बच्चा जरूरी नहीं कि एकेडमिक्स में अच्छा हो, जी लेकिन ये अगर लाइफ में हो गया है, एक अच्छा इंसान बन गया है, एक गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री बन गया है, तो हमारे लिए वही सबसे बड़ी सक्सेस है। बिल्कुल। नहीं, आई विश कि ये बहुत ही बुनियादी उसूल जिंदगी के जो हैं वो अगर सबकी समझ में आ जाएं और सब इनका इस्तेमाल करना शुरू करें तो फिर ये समाज जो है वो बहुत बेहतर जगह होगी। एक छोटा सा स्टेटमेंट बस दूंगा जो मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था, जी इवन इफ यू हैव बीन एबल टू चेंज वन लाइफ, यू हैव चेंज द होल वर्ल्ड। एब्सोल्युटली। बिकॉज है ना, क्योंकि अगर एक जिंदगी बदली तो जिसकी जिंदगी बदली, आई एम श्योर वो आगे किसी ना किसी की जरूर बदलेगा। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, आपने बताया कि मतलब स्पोर्ट्स आपने बहुत खेली और आप एक जगह पे ये भी कहते हैं कि अगर माँ बाप का प्रेशर ना होता पढ़ने लिखने का तो आप जो है रवि शास्त्री की जगह पे लेग का स्पिनर होते। तो बिल्कुल। तो जो है वो आप क्या यूनिवर्सिटी से भी खेलते थे? यूनिवर्सिटी लेवल पे खेले हैं आप किसी? देखो देखो मुझे भाई, देखो ऐसा है, बिल्कुल आपने सही फरमाया। तो पहली चीज तो माँ बाप का प्रेशर नहीं था, लेकिन ये था कि बेटा उस वक्त आईपीएल और वो सब तो होता नहीं था, ठीक है। साल में एक दो टेस्ट सीरीज कभी होती थी। सही तो बात उन्होंने है, बोला भाई देखो इसमें कैरियर नहीं, अगर नहीं बन पाया तो आप कहीं के नहीं रहोगे, पढ़ लिख लो। अब सही पढ़ बात। लिखने में क्या हुआ कि वो पढ़ाई की तरफ जब चले तो ओएलएफ में फर्स्ट आ गए, फिर इंजीनियरिंग एंट्रेंस में फर्स्ट आ गए, तो वो जी जिसे बोलते हैं ना खून खून लग गया। तो बोला फिर तो ये हुआ कि भाई क्रिकेट को एज ए हॉबी रखेंगे, ठीक जी है, जब मौका मिलेगा खेलेंगे, लेकिन हाँ अब एकेडमिक्स की तरफ ही चल पड़ते हैं। तो जी बस क्रिकेट में यूनिवर्सिटी नहीं खेला, लेकिन हाँ खेलता तो मैं जरूर, सेलेक्ट भी होता, मैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। लेकिन हाँ कॉर्पोरेट में जब 21 साल से लेके और 53 साल तक छोड़ा, 32 हम्म। साल में कम से कम 300-400 कॉर्पोरेट क्रिकेट मैचेस खेले होंगे मैंने। चाहे वाह। सचिन ने भी इतने ना खेले हो मैचेस, उतने मैचेस मैंने दिल्ली एनसीआर के हर ग्राउंड में 10 20 मैच खेले हैं। और वो मेरा आज भी पैशन है, कहीं के बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते तो मैं देख के खड़े होकर देखने लगता हूँ। तो अच्छा क्रिकेट बच्चे, लेकिन पिछले 5-6 साल से मैंने टेनिस पिकअप कर लिया, सो आई वंस इन अ वीक प्ले टेनिस। अच्छा। अच्छा, टेनिस खेल रहे हैं आजकल? तो स्पोर्ट्स मेरा मतलब एक डीएनए में है। अच्छा, दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। अच्छा सर, ये सवाल आपसे ये है कि आपने बहुत वक्त अपना एमयू में गुजारा, आप वहाँ पे रहे भी, कैंपस में भी रहे, तो आप अपनी पर्सनालिटी में अपने एल्मा मैटर का कितना कंट्रीब्यूशन देखते हैं? और कोई अगर आपको उस दौर का कोई दिलचस्प वाकया हो तो अगर आप शेयर करना चाहें। इस सवाल को जब मैंने मुझे थोड़ा सा सोचने दीजिए, बट हाँ, जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, मतलब मैं अगर बोलूं कि अलीगढ़ में मतलब वर्चुअली पैदा होना, बड़ा होना, स्कूलिंग, इंजीनियरिंग, तो चाहे वो लेडी फातिमा हो जहाँ पे मतलब 11-12 साल पढ़े स्कूल में, या इंजीनियरिंग कॉलेज हो, इट मोर लेस एवरीथिंग इज लिंक्ड। तो सबसे बड़ा मैंने जो मेरे अंदर आया, और शायद आज उसी का वो नतीजा है कि मेरे अंदर जो एक फीलिंग ऑफ ह्यूमैनिटी, और कभी मतलब वो क्या बोलते हैं ना, मतलब रिलीजन कभी मेरे दिमाग में नहीं आया, टू बी ऑनेस्ट। जी समझ रहे हैं कि भाई कौन हिंदू है कौन मुस्लिम, अरे इंसान अगर अच्छा है तो अच्छा है उसमें। बिल्कुल। दिस इज समथिंग विच आई रियली लर्नड इन अलीगढ़ और एएमयू, जो मैं सबसे बड़ी उसको देन मानता हूँ। और शायद वहीं से वो चला कि भाई आज हम जो काम कर रहे हैं उसमें भी इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। हमारे पास हर धर्म के बच्चे, हर कास्ट के बच्चे आते हैं हमारे होम में,
चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, हम बच्चे का धर्म थोड़ी देख रहे हैं, बच्चे की जरूरत है, हमारी इंसानियत है, हम उसकी देख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। और जैसे मैं अगर मैं बोलूँ, अब बाद में जो लोग इसको देखेंगे तो दे माइट से, बट मेरे फादर जब फिजिक्स के प्रोफेसर थे तो उनको ब्रिज खेलने का बड़ा शौक था, ठीक है। तो उनका एक ग्रुप था 5 लोगों का, ठीक अच्छा। है, एंड ही वाज द ओनली हिंदू इन दैट। और 5 लोगों का रोटेशन से वीक में मतलब होता था कि आज उनके घर, आज उनके घर। और मतलब मेरा तो ये एक हम लोग का मतलब सेकुलरिज्म जो वाली बात है, इंडिया है सेकुलर कंट्री, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन शायद मेरे अंदर कुछ कुछ ज्यादा ही हो। और मैं इसका मतलब एक्चुअली शुक्रगुजार भी हूँ कि मैं ये कभी सोचा ही नहीं। आई नेवर लुक्ड एट पीपल्स कास्ट, क्रीड, रिलीजन, आई ओनली जी, लुक्ड एट पर्सन साइड ऑफ इट, इंसान कैसा है आदमी, ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल। सेम में तो मेरा तो अगर बेस्ट फ्रेंड भी बात करूं तो हम लोग नेबर्स थे। लेडी फातिमा में हम लोग नर्सरी से लेके 11th किए, इंजीनियरिंग साथ की है। और आज वो प्रोफेसर है मिर्जा सालिम बेग, पता नहीं आपने सुना होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जी जी तो हम जी। लोग कैंपस में नेबर्स भी थे। और उस वक्त मैं नॉनवेज भी बहुत खाता था, तो उनके दावतें और वो सब होती थी। मतलब दिस इज समथिंग व्हिच इज आई रियली थैंक दैट आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अलीगढ़। सो That's wonderful to know, sir. ये and I believe कि ये यही जो है अब ये अगर कुछ हमारे। किस्सों की बात करें तो जी ऑब्वियसली जो 1-2 लेक्चरर्स होते थे, आप भी करते रहे होंगे शायद, तो जी वो एक कैंटीन चले जाते थे, वही क्लास बंक करके, ठीक है ना, जी। वंस इन अ वाइल। तो भाई वो लेक्चर पसंद नहीं आ रहा है या टीचर पसंद नहीं है तो चलो छोड़ो यार, अटेंडेंस लगाओ और निकल लो, तो वाली बात है। तो वो तो सर कॉलेज टाइम की सब नहीं तो उस वक्त बिल्कुल किया है। तो बिल्कुल कॉलेज बिल्कुल कैंटीन में जाके मस्ती करना वो सब तो बिल्कुल है। बिल्कुल। नहीं, दैट्स वंडरफुल टू नो सर। इसलिए कि यही जो है ये हमारे मुल्क की और हमारे कल्चर की स्ट्रेंथ है। हमेशा से अनफॉर्चुनेटली कुछ रिसेंट ईयर्स में थोड़ी सी चैलेंजिंग टाइम्स हैं, बट इंशाल्लाह वी विल ओवरकम। और Yes. it was wonderful talking to you, sir. And finally, I would say कि thank you very much for your time. We are proud of you. This society is proud of you, and your alma Thank mater you. is proud of you. And we pray and hope that you continue your good work for a long, long time to come. Thank you very much, Thank sir. you. Thank you, Mujib bhai. Thank you so much. I'm honored to be part of this today. तो मुझे भाई एक चीज और मैं बस एंड करना चाहूंगा कि मुझे हमेशा लगता था कि भाई मेरी जन्मभूमि अलीगढ़ है, तो मैं उसके लिए भी कुछ किसी कभी कंट्रीब्यूट कर सकूं। तो आपको जानकर ये खुशी होगी कि हमारा एक प्रोग्राम है जो कि गर्ल्स हायर एजुकेशन प्रोग्राम है, वो हम अलीगढ़ में इस साल शुरू कर रहे हैं। और 17 Great. दिसंबर सैटरडे को 30 बच्चियां डिफरेंट स्कूल से, तो उसमें सब स्कूल की बच्चियां होती हैं, स्कूल की बच्चियों को हम ले रहे हैं जो कि 11वीं की में अभी पढ़ रही हैं। और इस प्रोग्राम में 11वीं से लेकर टिल दे ग्रेजुएट दे बी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, जिसमें हम मेंटरशिप, फेलोशिप और वो सब करते हैं। जी मैं खुद भी आऊंगा ऑब्वियसली 17 को, जब ये इसका पूरा हम लोग का फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम होगा, और उसकी रिकॉर्डिंग आपको मैं भेजूंगा, जो भी क्लिपिंग्स होगी। तो ये एक मेरे लिए एक है कि भाई मुझे भी कुछ अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ रिटर्न करना है। तो दिस इज माय स्मॉल gratitude to AMU and Aligarh. Thank you. that's wonderful to know, and all the very best, sir. All the very Thank, best. thank you. Thank you.